वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक सारे जो भी आपको लेक्चर मिलते हैं उन्हें सुना करिएगा। जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हें चाहे आप मत लिखिएगा अपनी कॉपी पे, जो नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे आपने अवश्य लिखना है। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स और पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया है, रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास और भाव विलास कौन कौन सी रचना है। रस विलास, भवानी विलास और जाति विलास और भाव विलास, जो ये रचनाएं हैं ये किसकी कृतियां हैं। तो जो ये कृतियां हो जाएंगी किसकी होंगी, देव की। जो कवि देव हैं ये रीतिकाल में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक तरह से अचारित पद इनको कई विद्वानों के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दो, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, किसकी ये उक्ति है। तो जो ये उक्ति है ये किसकी हो जाएगी, तो किसकी होगी ये उक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर टिक लगे हुए हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये उक्ति है, काफी पूछी जाती है ये। अगला प्रश्न है, हो होरी के रचनाकार कौन है। तो जो ये रचना है हो होरी, इसके रचनाकार कौन होंगे, अंबिका दत्त व्यास। कौन है, अंबिका दत्त व्यास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो हो होरी होरी करके आपको याद आ रहा है, किस रचना का ये पात्र है होरी। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। तो जो प्रतिवाद है इसका दार्शनिक आधार अगर पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, ये साम्यवाद होगा। साम्यवाद। जो प्रतिवाद है इसका ही दूसरा रूप, जो आपको कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उससे प्रभावित होगा प्रतिवाद। ठीक है, मार्क्सवाद जिसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न पांच, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्तियां होगी, तो जो नागार्जुन जी हैं इनके द्वारा लिखी गई थी ये कविता, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जो नागार्जुन है ये यात्री नाम से भी लिखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छह, मास्को अभी दूर है किसकी रचना है। मास्को अभी दूर है ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी, शिव मंगल सिंह सुमन की। फिर देखिए अगला प्रश्न सात, प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं, ये किसका कथन होगा। प्रस्तुत कथन काफी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना है। ये कथन होगा डॉक्टर धर्मवीर भारती का। जो धर्मवीर भारती है ये हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि देखिए, जो धर्मवीर भारती है इनके द्वारा कई प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे गए, जैसे कनुप्रिया हो गया, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसी के साथ साथ इनके द्वारा एक प्रसिद्ध जो रचना लिखी गई थी, कौन सी, तो वो जो देखिए इनका काव्यात्मक रचना मानी जाती है, काव्य नाटक माना जाता है उसे, तो वो कौन सा है। तो जो अंधा युग रचना है ये धर्मवीर भारती की रचना है और ये महाभारत पर आधारित रचना है, काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अंधा युग। अगला प्रश्न देखिए आठ, एक दिन एक नदी बन गया की रचयिता कौन है। दिन एक नदी बन गया, इस रचना के रचयिता कौन होंगे। तो जो ये रचनाकार होंगे तो ये हो जाएंगे रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र ये इसके रचनाकार होंगे। तो जो ये प्रश्न पत्र है ये देखिए एलटी टेट का तो नहीं है, ये सेट का प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र इसलिए आपके समक्ष लाया हूँ ताकि देखिए जो इस तरह के प्रश्न है ये धीरे धीरे आपकी एलटी टेट जैसी परीक्षाओं, एलटी कमीशन जैसी परीक्षाओं में भी पूछे जाने लगे हैं। इसलिए ये वीडियो और ये प्रश्न पत्र आपके समक्ष लाया हूँ। एलटी टेट के भी लाता हूँ और दूसरे भी लाता हूँ ताकि आपको स्तर पता चलता रहे कि कैसे स्तर आगे पूछे जाने हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सारे लेक्चर। अनुभव के आकाश में चांद किसकी कृति है। अनुभव के आकाश में जो चांद है ये जो कृति हो जाएगी ये लीलाधर जगूड़ी की हो जाएगी। जो लीलाधर जगूड़ी है ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है 10, निम्नलिखित में से किस काव्य में राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व देवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? तो जो ये सारी विशेषताएं वर्णित होंगी प्रिय प्रवास में। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है? जो हरिऔध जी है, उपाध्याय हरिऔध भी कहा जाता है इन्हें, इनकी रचना है ये। और जो प्रिय प्रवास है इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में इसे लिखा गया है। इसके पश्चात ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसे कब लिखा गया था? तो 1914 के आसपास इसे लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। मुक्तिदूत उपन्यास के रचयिता कौन है? जो मुक्तिदूत उपन्यास है इसके रचनाकार हो जाएंगे वीरेंद्र जैन। कौन होंगे? वीरेंद्र जैन। अगला प्रश्न है 12, अंतिम बयान किस लेखिका का कहानी संग्रह है? पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अंतिम बयान है ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह से तात्पर्य होता है जिसमें बहुत सारी कहानियों को संकलित करके रखा जाता है, उसे कहानी संग्रह कहा जाता है। और जो ये रचना हो जाएगी मंजुल भगत की होगी। किसकी? मंजुल भगत की। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13, इसमें पूछा गया है साहित्य की पहचान किसकी आलोचनात्मक कृति है? जो साहित्य की पहचान है ये आलोचनात्मक कृति है। किसकी होगी ये? डॉक्टर नामवर सिंह की। जो डॉक्टर नामवर सिंह है ये महत्वपूर्ण आलोचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 14, प्रभावती उपन्यास के रचयिता कौन होंगे? आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जो प्रभावती है या फिर जो अन्य उपन्यास हैं किसके द्वारा लिखे गए थे ये लिखे गए थे निराला के द्वारा। आप मुख्यतः निराला को काव्यकार मानते होंगे क्योंकि इनके द्वारा कई प्रसिद्ध कविताएं और काव्य संग्रह संकलित किए गए थे, जिसमें जो प्रमुख मानी जाती है तो वो है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बह तोड़ती पत्थर, कुकुर मुत्ता इत्यादि इत्यादि। इनके तौर पर आप जान सकते हैं कि छायावाद के प्रमुख रचनाकार थे, परंतु साथ में ये कई कहानियां भी लिखी थी इन्होंने और उपन्यास भी लिखी थी, जिसमें चोटी की पकड़, प्रभावती इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है 15, एक और जिंदगी के कहानीकार कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक और जिंदगी है ये कहानी विदा की रचना है। कौन इसके कहानीकार होंगे? तो मोहन राकेश होंगे। जो मोहन राकेश है ये भी एक चोटी प्रस्त रचनाकार है, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये हिंदी साहित्य में। मुख्यतः ये जाने जाते हैं नाटककार के तौर पर। इनके द्वारा कई प्रसिद्ध नाटक लिखे गए थे, जैसे जिनमें नाम आता है आपका आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ एक और इनका प्रसिद्ध नाटक माना जाता है लहरों के राजहंस। ये तीन तो इनके अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका आपने ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आपको बार बार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये कह रहा हूं। अगला जो प्रश्न है 16, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो जो नई कविता है ये जो पत्रिका थी इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1954 को। विकल्प ए यहाँ सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 17, इनमें से किस विद्वान को केवल बौद्धिक आनंद स्वीकार था, ऐन्द्रिक नहीं? इनमें से किस विद्वान विद्वान को केवल बौद्धिक आनंद, ऐन्द्रिक आनंद नहीं, किसको स्वीकार था ये? प्लेटो। जो प्लेटो थे एक तरह से जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में यूनान का स्थान है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं प्लेटो। ठीक है। प्लेटो की कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो कैसे दार्शनिक थे? ये एक तरह से परंपरावादी दार्शनिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई ऐसी चीजें थी जो हूबहू पहले से परंपरा से चली हुई चीजें थी, उन्हें स्वीकार किया था, ज्यादा ये बदलाव नहीं चाहते थे। ये मानते थे कि जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ कवि या रचनाकार जो कुछ करता है ये दैवी शक्तियों के माध्यम से करता है, अपना इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करता है। ये जो काव्य को सत्य से तिगुना दूर मानता था। ये कहता था कि हमारे साम्राज्य में हमारा जो साम्राज्य है जहां पर हम रहते हैं वहां पर कभी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो कवि से एक तरह से थोड़ा सा चिढ़ता था ये, इसलिए ये काव्य को सत्य से तिगुना दूर मानता था प्लेटो। जो प्लेटो के गुरु के बारे में कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो के गुरु कौन थे, तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला है 18, लुंजाइनस ने काव्य के लिए मूल तत्व किसको माना है? तो जो लुंजाइनस है ये काव्य के लिए जो मूल तत्व मानते हैं तो ये मानते हैं किसको? भावोत्कर्ष को। किसको? भावोत्कर्ष को ये मानते हैं। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ
और दांतवाद भी इनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोंजाइनस ने और दांतवाद भी दिया है। जॉनसन की दृष्टि में कला का मूल आधार क्या है? तो जो पाश्चात्य रचनाकार है जॉनसन, इनकी दृष्टि में कला का मूल आधार क्या है? तो सत्य इनकी दृष्टि में कला का मूल आधार है। अगला प्रश्न है 20, इसमें पूछा गया है इनमें से कविता को व्यक्त भाषा की कला मानने वाले पाश्चात्य विद्वान कौन है? तो जो कविता को व्यक्त भाषा की कला मानने वाले विद्वान हैं, तो ये होंगे कॉलरिज। कौन होंगे? कॉलरिज। यहां से थोड़े से तथ्य आपको और बता देता हूं। जो कॉलरिज है ना, इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है पाश्चात्य जगत में। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने देखिए कई महत्वपूर्ण रचनाएं थी। जैसे कि पहले तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉलरिज थे ये विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र थे। इन दोनों ने मिलकर एक रचना लिखी थी, लिरिकल बैलेट्स। आपको पता ही होगा, इसका नाम आपने मुझे लगता है सुना ही होगा, क्योंकि काफी चर्चित रचना है लिरिकल बैलेट्स। ये रचना इन्होंने अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखी थी। और क्या है? और ये है कि जो कॉलरिज है ये कल्पना को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपने साहित्य में। ठीक है। कल्पना को एक तरह से महत्वपूर्ण प्रतिपादित जो किया था इनके द्वारा ही किया गया था। और क्या है? बस ये तथ्य आप यहाँ पर याद रखिए। अगला प्रश्न है 21, शलाका सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? जो शलाका सम्मान है, इसको प्राप्त करने वाले साहित्यकारों का जो सही अनुक्रम होगा तो वो होगा विकल्प ए के अनुसार। सबसे पहले विषम साहनी को मिला था, विकल्पों के अनुसार बोल रहा हूँ। सबसे पहले विषम साहनी को मिला था, फिर कृष्णा सोबती को, फिर रामदर्श मिश्र को, फिर कमलेश्वर को। इस प्रकार से ये क्रम होगा, इस हिसाब से नहीं दिया गया था। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों का सही कालक्रम क्या है? किस क्रम में सही होगा ये जो विकल्प? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा, फिर अरुण कमल, फिर मंगलेश डबराल, फिर अलका सरावगी। ठीक है, ये क्रम आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो जो बच्चे नोट्स लेते हैं ना, तो उनको ये सारे के सारे यूट्यूब के वीडियोस भी देखने हैं, तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सिर्फ नोट्स नोट्स तक सीमित नहीं रहना है आपने। आपको जो लेक्चर मिलते हैं ये भी देखिए, तभी तो आपको डबल फायदा होगा। अगला है प्रकाशन के आधार पर इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? पहले तो ध्यान रखना ये सारे के सारे इलाचंद्र जोशी के उपन्यास होंगे। किसके? इलाचंद्र जोशी के उपन्यास। भविष्य में कोई एक भी पूछा जाएगा तो आप सही उत्तर कर सकते हैं। तो जो पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्ति पथ, भूत का भविष्य, ये जो सारे उपन्यास है ये होंगे इलाचंद्र जोशी के और इसी क्रम में ये आएंगे भी। अगला प्रश्न है 24, कालक्रमानुसार निम्नलिखित नाट्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, जो अनुक्रम सही होगा तो वो होगा विकल्प डी। सबसे पहले मेघनाथ, फिर विश्वामित्र, फिर गंगा का बेटा, फिर करण। ये अनुक्रम यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है जन्म कालक्रमानुसार आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही जो विकल्प होगा विकल्प ए। सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त आएंगे, फिर रामविलास शर्मा, फिर मुक्तिबोध और सबसे अंत में जो आएंगे शिवदान सिंह चौहान। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने सेंड भी कर दी है। नहीं मिलेगी तो जो पेड मेंबर है उनको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में ही। जो पेड मेंबर नहीं है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। प्रश्न देखिए 26, प्रकाशन वर्ष के आधार पर दलित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ध्यान रखना ये सारे के सारे दलित आत्मकथाकार हैं। ठीक है, और ये आत्मकथाएं इनकी है। सबसे पहले जो आएगा तो वो है अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरा बचपन मेरे कंधों में। ये दलित आत्मकथाएं हैं। फिर प्रश्न है 27, कालक्रमानुसार रस सिद्धांत संबंधी कृतियों का सही क्रम क्या है? तो जो सही क्रम होगा तो वो होगा रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रस विमर्श, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 28, मृत्यु वर्ष के आधार पर निम्नलिखित साहित्यकारों का सही क्रम बताना है कि मृत्यु किसकी कब कब और
सही क्रम में हुई है। तो सबसे पहले जो मृत्यु हुई है विकल्पों के अनुसार वो है अज्ञे, फिर अमृत राय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है 29। कालक्रमानुसार हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो जो विकल्प एक है ये सही होगा। सबसे पहले उदंत मार्तंड, बंगदूत, काशी पत्रिका, हिंदी प्रतीक। अगला प्रश्न है 30। प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? सारी की सारी ये कहानियां हैं। देखिए क्रम क्या होगा, सबसे पहले बलिदान, फिर आत्माराम, फिर विचित्र होली और सबसे अंत में गृहदाह। अगला प्रश्न है 31। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करिए। ये सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न से ही आपके कई प्रश्न निकल जाते हैं। जैसे कि जो सजा कहानी है ये किसकी होगी? संतोष गोयल की हो जाएगी सजा कहानी। फिर अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, ये किसकी होगी? सुधा अरोड़ा की। पालना, ये किसकी कहानी है? सुनीता जैन की। नई कहानी है सारी की सारी ये। अगला यथार्थ, ये किसकी कहानी है? हिमांशु जोशी की। एक बार फिर से रिपीट करूंगा आपको ताकि आपको फायदा हो। सजा किसकी कहानी है? ये होगी संतोष गोयल की। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, ये सुधा अरोड़ा की। पालना सुनीता जैन की। अगला यथार्थ हिमांशु जोशी की। इस प्रकार से जो विकल्प ए है यहाँ पर कूट ए है ये सही होगा। अगला प्रश्न है 32। इसमें पूछा गया है आलोचकों का उनकी कृतियों के साथ सुमेलन कीजिए। तो देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पर सुमेलित। नंद किशोर नवल, इनकी जो आलोचनात्मक कृति होगी तो वो है कविता की मुक्ति। किसकी है ये? नंद किशोर नवल की है कविता की मुक्ति। मैनेजर पांडे, इनकी कृति कौन सी है? तो ये हो जाएगी शब्द और कर्म। शंभुनाथ सिंह, इनकी कृति कौन सी है? मिथक और आधुनिक कविता। रामधारी सिंह दिनकर है, इनकी कृति कौन सी हो जाएगी? शुद्ध कविता की खोज। ये सारी की सारी कृतियां मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। नंद किशोर नवल की रचना हो जाएगी कविता की मुक्ति, और फिर मैनेजर पांडे, इनकी रचना हो जाएगी शब्द और कर्म। शंभुनाथ सिंह, इनकी कृति है मिथक और आधुनिक कविता। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है शुद्ध कविता की खोज। कविता नहीं, आलोचना। ठीक है, ये सारी की सारी आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। अगला देखिए, कवियों का प्रबंध काव्यों के साथ सुमेलन कीजिए। तो जो हम सुमेलन करते हैं तो इस प्रकार से होगा। सूर्यपुत्र किसकी रचना है? जगदीश चतुर्वेदी की। और भारत भूषण अग्रवाल की रचना कौन सी है? अग्निलीक। देवराज की रचना कौन सी है? आहत आत्माएं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी होगी? तो वो होगी कालजयी। ये रचनाएं एक बार फिर से बताता हूँ। जगदीश चतुर्वेदी की रचना है सूर्यपुत्र, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है अग्निलीक, और देवराज की रचना हो जाएगी आहत आत्माएं, और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हो जाएगी कालजयी। अगला प्रश्न देखिए 34। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित वृत्तियों को रसों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो वृत्तियां हैं और रसों को सुमेलित करना है तो यहाँ पर देखिए सही रूप हो जाएगा आपका भारवी है, ये करुण रस के साथ सम्मिलित होगा वृत्ति। भारवी वृत्ति करुण रस के साथ। सात्वती वृत्ति ये हो जाएगी वीर रस के साथ सम्मिलित। और कौशिकी वृत्ति है ये हो जाएगी यहाँ पर आपकी श्रृंगार रस के साथ सम्मिलित। और आर्यभट्टी वृत्ति है ये किसके साथ सम्मिलित होगी? विभत्स रस के साथ सम्मिलित होगी। ठीक है, भारवी वृत्ति करुण रस के साथ, सात्वती वृत्ति वीर रस के साथ, कौशिकी वृत्ति श्रृंगार रस के साथ, आर्यभट्टी वृत्ति विभत्स रस के साथ सम्मिलित होगी। अगला है उपन्यासों का लेखिकाओं के साथ सुमेलन कीजिए। उपन्यासों का लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर निष्कवच, ये किसकी रचना होगी? किसका उपन्यास है? राजी सेठ का। सपनों की होम डिलीवरी, ये किसका उपन्यास हो जाएगा? ममता कालिया का। और सीढ़ियां, ये किसका उपन्यास हो जाएगा? शशि प्रभा शास्त्री का। दीक्षांत, ये किसका उपन्यास हो जाएगा? दीक्षांत सूर्यबाला का। ये ठीक सही रूप होगा। निष्कवच राजी सेठ, सपनों की होम डिलीवरी ममता कालिया, सीढ़ियां शशि प्रभा शास्त्री, दीक्षांत सूर्यवाला। अगला है 36। निम्नलिखित जीवनियों का उनके लेखकों के साथ सुमेलन कीजिए। तो हम अगर यहाँ पर सुमेलित करते हैं रूप तो वो इस प्रकार से है, जैसे कि सरदार भगत सिंह है, इसके जो रचनाकार हो जाएंगे रतनलाल बसंत।
और नेताजी सुभाष चंद्र या नेताजी सुभाष छविनाथ पांडे, चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ बैशपायन, सुभाष चंद्र बोस, हरिकृष्ण त्रिवेदी। ये होगा सही विकल्प। अगला है यहाँ पर आत्मकथाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो इस प्रकार से है, हाशिए की इबारतें। ये किसकी है? चंद्रकांता की। हाशिए की इबारतें चंद्रकांता। कागजी है पहरन, पैरहन, कई जगह पैरहन लिखते हैं, कई जगह पहरन लिखते हैं, तो ये हो जाएगी इसमत चुगताई की रचना। पाभर जीरे में ब्रह्मभोज, ये है अशोक वाजपेयी की। मुर्दहिया, मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की ये आत्मकथा होगी। ये सारी की सारी आत्मकथाएं हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाशिए की इबारतें चंद्रकांता, कागजी है पहरन, ये इसमें चुगताई की। पाभर जीरे में ब्रह्मभोज, ये हो जाएगी आपकी अशोक वाजपेयी की। और मुर्दिया डॉक्टर तुलसीराम की। अगला है निम्नांकित वादों के साथ विद्वानों को सुमेलित कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, नव्य शास्त्रवाद ये किसकी देन मानी जाती है? जॉन बुओलो की, जॉन बुओलो। प्रकृतवाद ये किसकी देन है? जोला। अस्तित्ववाद ये किसकी देन है? किरकेगार्ड। प्रतीकवाद ये किसकी देन है? प्रतीकवाद ये किसकी देन है? ये हो जाएगी आपकी बादलेयर की, या बादलेयर कहिए, बौद्धलेयर कहिए, जो कहिए, पर एक ही है ये बंदा, अलग नहीं है। ठीक है। नव्य शास्त्रवाद जॉन बोलो, प्रकृतवाद जोला, अस्तित्ववाद किरकेगार्ड, प्रतीकवाद जॉन बौडलेयर। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगला है एकांकियों का उनके रचयिताओं के साथ सुमेलन कीजिए। तो अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर अंधी गली, ये है उपेंद्र नाथ अशकी एकांकी। अंधी गली उपेंद्र नाथ अशकी एकांकी है। फिर रजत रश्मि, ये किसकी एकांकी हो जाएगी? राम कुमार वर्मा की। आदिम युग ये किसकी एकांकी होगी? उदय शंकर भट्ट। वाणी मंदिर ये किसकी एकांकी होगी? ये होगी हरिकृष्ण प्रेमी की। ठीक है, इस प्रकार से ये रूप सही होगा। दोबारा से बताता हूँ, अंधी गली एकांकी उपेंद्र नाथ की है। रजत रश्मि राम कुमार वर्मा की एकांकी है। आदिम युग उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। वाणी मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी होगी। अगला है कवियों को उनकी काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित करिए। तो अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्ति हो जाएगी तो वो इस प्रकार से है, दो रहा समय के रथ का धर दूर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की होगी। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, आज खड़क की धार कुंठिता है खाली तू नीर हुआ, विकल्प ए। फिर भगवती चरण वर्मा इनकी जो कृति हो जाएगी तो वो हो जाएगी, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले। फिर नरेश मेहता है, इनकी जो पंक्ति हो जाएगी तो वो है आपकी, रक्त पथ पर पग धरती आती सीता भी नहीं चाहिए। रक्त पथ पर पग धरती आती सीता भी नहीं चाहिए, ये इस प्रकार से सुमिलित रूप होगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न तर्क और स्थापना वाला आ जाता है। स्थापना क्या है यहाँ पर? अति यथार्थवाद कला में बौद्धिकता के स्थान पर कल्पना को, चेतन के स्थान पर अवचेतन मन को विशेष महत्व देता है। और तर्क क्या है? वह प्रचलित मान्यताओं को खोखला बनाता है और अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की मांग करता है। यहाँ पर ये दोनों ही स्थापना और तर्क सही होंगे। अगला है स्थापना और तर्क वाला प्रश्न। स्थापना है यहाँ पर, सबके लिए यह जगत एक सा नहीं है, व्यक्ति जाति समय के साथ साथ वह बदलता है, ये सही कथन है। तर्क क्या है? जैसे एक ही पर्वत के दृश्य चित्रकार, भूगर्भ शास्त्री और ग्वाले के लिए सम्मान होता है, नहीं, ये असंगत कथन है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 43, क्या पूछा गया है इसमें? पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की आंशिक शक्ति निहित है। गलत।
क्यों? क्योंकि जो पूर्ण क्लासिक कृति वह नहीं है जिसमें मानव समाज की आंशिक नहीं पूर्ण होनी चाहिए, आंशिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तर्क क्या है यहाँ पर? तर्क है क्योंकि क्लासिक के लिए व्यापक और जन होना ही विश्व जन जीवन होना ही आवश्यक है, ये सही होगा। अगला है प्रश्न स्थापना और तर्क वाला ही। स्थापना है सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है, बिल्कुल सही। तर्क क्या है? यदि अभिव्यक्ति सफल नहीं है तो वो अभिव्यक्ति ही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए स्थापना और तर्क वाला है। स्थापना है कल्पना और अनुभूति से ही उत्पन्न विचारों को अवगत कराने की कला कविता है, गलत है ये कथन। फिर तर्क कविता में कल्पना, अनुभूति, विचार और अभिव्यंजना कौशल का उल्लेख मिलता है, ये सही कथन होगा। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने टोटल 45 क्वेश्चन कर लिए। आगे जो है ये प्रश्न तो ये है, आपको एक यहाँ पर कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, उनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। इसलिए ये यहाँ पर देखिए प्रश्न है 46। पाश्चात्य आलोचना पद्धति काव्य को किस रूप में मानती है? जीवनानुभूति को। आपको पहले ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके बाद आपको उत्तर का पता चलेगा। पाश्चात्य आलोचना पद्धति की विवेचना दृष्टि कैसी है? काव्यकर्ता दृष्टि। काव्यकर्ता दृष्टि। भारतीय आलोचना दृष्टि की विशेषता क्या है? रसभोक्ता दृष्टि। काव्यकार की दृष्टि से आलोचना कैसे यथार्थ और तथ्यवादी बनाती है? स्वानुभूति से। भारतीय आलोचना पद्धति किन तत्वों पर बल देती है? तथ्यों और सिद्धांतों पर। ठीक है। ये एक बार अब दिखा देता हूं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं हमारी टीम के द्वारा जो तैयार किए गए हैं, तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स लेते हैं तो ये आपको हार्ड कॉपी के तौर पर आपके घर पर आ जाएंगे। हार्ड कॉपी के तौर पर उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी के तौर पर भी उपलब्ध है। अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी जानकारी इस नंबर पर मिल जाएगी। इन जो ये नोट्स होंगे हार्ड कॉपी नोट्स, इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं पर आधारित है, और जहां पर व्याख्या करनी चाहिए वहां पर व्याख्या डिटेल वाइज की गई है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आगामी परीक्षा हेतु। ठीक है। इस तरह से कैंडिडेट ने मंगवा लिए हैं, कई बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको लाभ भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हैं तो लेना चाहते हैं तो समय रहते आपने नोट्स को लीजिए और तन मन धन से तैयारी करिए, आपको काफी फायदा मिलेगा इन नोट्स को रीड करके। ठीक है। साथ में यूट्यूब की वीडियोस भी देखते रहना है, इनसे भी आपको फायदा मिलेगा। एक तीर से जब आपके दो निशाने लग रहे हैं तो वो निशाने आपको लगाने ही चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अपना लेक्चर हम समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।